नमस्कार साथियों, मैं राज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम हंट पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में मुख्यतः हम लोग आज पढ़ेंगे गुलाम वंश। गुलाम वंश में आज हम लोग देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक से इल्तुतमिश तक। इसके आगे का जो पार्ट रहेगा उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट हुए हम लोग सीधा लेक्चर पर चलते हैं। दिल्ली सल्तनत, इसका जो टाइम पीरियड है 1206 से लगाकर 1526 ईस्वी तक। 1206 से 1526 तक दिल्ली पर जिन राजवंशों ने शासन किया उनके लिए दिल्ली सल्तनत शब्द का प्रयोग किया जाता है। 1206 से लगाकर 1526 ईस्वी तक कुल 5 राजवंशों ने 320 वर्षों तक शासन किया, जिसमें सर्वाधिक समय तक तुगलक वंश एवं सबसे कम समय तक खिलजी वंश ने शासन किया। तुगलक वंश ने 94 वर्षों तक शासन किया और जो खिलजी वंश रहता है सबसे कम 30 वर्षों तक शासन किया। शासकों में सबसे ज्यादा बहलोल लोदी ने 38 वर्षों तक शासन किया, वहीं उसके बाद फिरोज शाह तुगलक 37 वर्षों तक शासन करता है। नसीरुद्दीन खुसरो शाह, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी, ये सुल्तान हिंदू माँ की संतान थे। तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सा सुल्तान हिंदू माँ की संतान था। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, नसीरुद्दीन खुसरो शाह, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक एवं सिकंदर लोदी। ठीक है। सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक का था। उसका जो साम्राज्य था कुल 23 प्रांतों में विभाजित था। दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम तुर्की सुल्तान था नसीरुद्दीन महमूद था, जो कि ठीक है अंतिम सुल्तान था। इसके बाद दिल्ली, चूंकि इसके बाद जो राजा बनेंगे वो अफगान शासक बनेंगे, तो दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम सुल्तान होगा वो इब्राहिम लोदी होगा। ये अफगान शासक रहता है। लोदी वंश का भी ये अंतिम शासक रहेगा। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा फिर इब्राहिम लोदी को पराजित किया जाएगा। फिर वहीं से दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाएगा और मुगल वंश की स्थापना हो जाएगी। ठीक है। तो इसका हम लोग देखेंगे विस्तार कैसे था। जो ममलूक डायनेस्टी थी 1206 से लगाकर 1590 के बीच, या इसको गुलाम वंश भी कहते हैं, इसका जो विस्तार था वो उत्तर भारत तक ही सीमित था। और आगे चलकर खिलजी डायनेस्टी में 1290 से लगाकर 1320 जो इसका टाइम पीरियड रहा, इसमें जो मतलब दिल्ली सल्तनत का विस्तार होगा उत्तर भारत से लगाकर दक्षिण भारत तक भी इसका विस्तार होगा। और इसका अधिकतम जो विस्तार होगा वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में होगा। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये जो पूरा क्षेत्र इधर जो खिलजी वंश रहेगा, इसमें राजस्थान गुजरात का भी समस्त जो हिस्सा रहेगा उसको खिलजी वंश में मतलब दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाएगा। आगे चलकर तुगलक वंश में जो दिल्ली सल्तनत का विस्तार रहेगा वो चरम पर रहेगा, जो कि 1320 से लगाकर 1414 तक रहेगा। इस दिल्ली सल्तनत का जो विस्तार होगा तुगलक वंश में संपूर्ण भारत पे लगभग कर लिया जाएगा। इसका ये कुछ पार्ट छोड़कर लगभग संपूर्ण भारत पर दिल्ली सल्तनत का विस्तार हो जाता। आगे चलकर 1398 ईस्वी में तैमूर लंग आक्रमण करेगा। उसके बाद से ही जो दिल्ली सल्तनत उसका डिक्लाइन शुरू हो जाएगा और 1414 में इसी का एक सेनापति जो रहेगा वो सैयद वंश की स्थापना करेगा। खिज्र खां उसका नाम रहता है। वो 1414 में सैयद वंश की स्थापना करेगा। और सैयद वंश के बाद जो लास्ट वंश रहेगा वो लोदी डायनेस्टी रहेगा, जो कि 1451 से लेकर 1526 रहेगा। तो सैयद वंश और जो लोदी वंश रहेगा लगभग उसका सेम ही क्षेत्र रहेगा, कोई भी विस्तार नहीं करेंगे। ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं। गुलाम वंश या मामलूक वंश, इसको मामलूक वंश क्यों कहा? मामलूक वंश और गुलाम वंश, जो इतिहासकार हबीबुल्लाह थे उन्होंने इसको मामलूक वंश कहा। उसके पीछे का रीजन ये उन्होंने बताया कि जो इसके सुल्तान थे स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुए थे, इसलिए इसको गुलाम वंश कहना ठीक नहीं होगा। तो इसलिए इसका जो एक नाम था गुलाम वंश और दूसरा जो नाम था इसका मामलूक वंश। तो ये मामलूक वंश कहना, हबीबुल्लाह का मानना था कि मामलूक वंश कहना ज्यादा ठीक होगा। तो इसका जो टाइम पीरियड रहेगा 1206 से लगाकर 1290 तक रहेगा। 1206 से 1290 तक तीन राजवंशों के जो 11 शासकों ने शासन किया था। ठीक है। इसमें जो सबसे पहला वंश रहेगा कुतुबी वंश, इसकी स्थापना कौन करेगा? इसका जो संस्थापक रहेगा वो कुतुबुद्दीन ऐबक रहेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक रहेगा। अगला जो वंश रहेगा वो शमसी वंश रहेगा, या इसको इलबरी वंश भी कहते हैं। इसका जो संस्थापक रहेगा वो कौन रहेगा? इल्तुतमिश रहेगा, क्योंकि इल्तुतमिश जो था इलबरी तुर्क था, इसलिए ये एक नए वंश की स्थापना मतलब वही शमसी वंश जिसको इलबरी वंश भी कहते थे उसका संस्थापक रहेगा। उसके बाद जो तीसरा वंश रहेगा वो बलबनी वंश रहेगा 1266 से लगाकर 1290 तक। इसका संस्थापक जो रहेगा उसका नाम बलबन है। बलबन है। ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जिसका जो टाइम पीरियड रहेगा, इसका जो शासन का टाइम पीरियड है 1206 से लेकर 1210 तक। कुतुबुद्दीन ऐबक
की जो राजधानी रहेगी वो लाहौर रहेगी। उससे पहले हम समझेंगे जो तराइन का जो द्वितीय युद्ध रहता है, तराइन का जो सेकंड वार रहेगा उस 1192 में मोहम्मद गौरी जब तराइन का द्वितीय युद्ध जीत कर वापस जाता है तो जो भी अजमेर से लगाकर दिल्ली तक का जो उत्तर भारत का जो क्षेत्र जीतता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को उसका सूबेदार नियुक्त करता है और उसके मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक को वहां का सूबेदार नियुक्त करेगा और जो छोटे छोटे जो क्षेत्र होगा उनको अपने राज्य में कुतुबुद्दीन ऐबक मिला लेगा और उसी के अधीन 1192 से लगाकर 1206 तक, यानी जब तक गौरी की मृत्यु नहीं हो जाएगी तब तक शासन करेगा। 1206 में जब गौरी की मृत्यु हो जाएगी तो जो लाहौर के जो मतलब स्थानीय लोग थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर बुलाकर राज सिंहासन लेने के लिए आग्रह करेंगे, तो मतलब राजा बनेगा उसके बाद और अपनी राजधानी लाहौर को बनाएगा। इसकी कुछ उपाधियां थी। हाथियों का दान देने के कारण इसको पील बख्श कहा जाता था। उदारता व दानशीलता के लिए इसको लाख बख्श कहा जाता था। कुरान का अत्यंत सुरीली आवाज में पाठ करने के कारण इसको कुरान खां भी कहा जाता था। ठीक है, तो इसकी जो उपाधियां थी, पील बख्श हाथियों का दान के लिए, लाख बख्श इसकी उदारता और दानशीलता के लिए, और जो कुरान खां था क्योंकि इसको कुरान कंठस्थ भी था और बहुत ही अच्छा उसका सुरीली आवाज में उसका पाठ करता था, इसलिए इसको कुरान खां भी कहते थे। मिनहाजुल सिराज ने ऐबक को हातिम द्वितीय कहा। ठीक है, ऐबक को प्रारंभ में फारस के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कोका ने दास के रूप में खरीदा था। काजी की मृत्यु के बाद गौरी ने गजनी में ऐबक को खरीद लिया। उसने अमीर आकोर, अगर जब काजी की जब मृत्यु हो जाएगी उसके बाद गौरी ऐबक को खरीद लेगा और गजनी में उसे अमीर आकोर यानी अससवाला का अध्यक्ष बनाएगा। इतिहासकार हबीबुल्लाह ने इसे मामलूक वंश कहा था। मामलूक अरबी शब्द जिसका स्वतंत्र माता से उत्पन्न, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को तराइन के दूसरे युद्ध में 1192 भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया और 1192 से 1206 तक ऐबक ने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। ठीक है, आगे अजमेर, कन्नौज व कलिंजर को जीतने का जो श्रेय है वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है और ये अजमेर, कन्नौज, कलिंजर को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 25 जून 1206 को मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद लाहौर के स्थानीय नागरिकों के अनुरोध पर सत्ता ग्रहण की। वह लाहौर को ही राजधानी बनाकर मृत्यु पर्यंत वहीं पर रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। वह दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक भी था। तो जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था ये तुर्क जाति का था और ये भारत में सबसे पहले तुर्की राज्य का जो संस्थापक इसी को माना जाता है और ये जो दिल्ली का पहला शासक था जो कि तुर्क था। ठीक है, ऐबक ने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की बल्कि मलिक और सिपह सलार की उपाधि रखी थी। मतलब जो ऐबक है ये कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं ग्रहण करेगा, ये इसकी जो उपाधि रहेगी मलिक या सिपह सलार की रहेगा। उसने ना ही अपने नाम का खुतबा पढ़ा और ना सिक्के चला, इसी कारण उसे दिल्ली का स्वायत्त सुल्तान नहीं माना जाता है। मतलब जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसने अपने नाम का खुतबा भी नहीं पढ़ा और ना ही सिक्का चलाया, जिस कारण इसको दिल्ली का स्वायत्त सुल्तान नहीं माना जाता। गयासुद्दीन महमूद ने ऐबक को दास्ता से मुक्त करते हुए प्रतीक के रूप में एक छत्र भेजा। इस सम्मान को लाने वाला हसन निजामी था। तो जो गयासुद्दीन महमूद रहेगा 1208 में ऐबक को दास्ता से मुक्त करेगा और एक प्रतीक के रूप में एक छत्र भेजेगा। इस सम्मान को जो लेके आता है वो हसन निजामी रहता है। हसन निजामी जो रहेगा उसकी हसन निजामी और फक्र मुदब्बिर इसके मतलब इनको संरक्षण देगा। हसन निजामी की एक बुक है ताजुल ए मासिर, ये जो बुक थी ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजकीय इतिहास भी इसी बुक मतलब इसी को माना गया इस बुक को। आगे चलकर ये जो फक्र मुदब्बिर इसकी जो बुक रहेगी अदबुल हर्ब, इसका जो लेखक रहेगा वो फक्र मुदब्बिर रहेगा। तो ये जो महत्वपूर्ण किताबें इन्हें आप नोट डाउन भी कर सकते हैं ताकि आप इन्हें अच्छे से याद कर सकें और एग्जाम में जब भी इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कर पाएँ। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा बख्तियार खिलजी काकी के नाम पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। इसका निर्माण कार्य, हालांकि जो इसका निर्माण कार्य है वो इल्तुतमिश पूरा कराएगा। ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया। इल्तुतमिश को सरे जानदार व अमीर शिकार का पद दिया और 1197 में अलीलवाड़ा के युद्ध में ऐबक को जो 1197 में जो अलीलवाड़ा का युद्ध होगा उसमें ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था और उसके बाद ये अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से करेगा और उसे अमीर शिकार का पद भी देगा। ठीक है, ऐबक ने
दिल्ली में किला राय पिथौरा के निकट शहर बसाया। यह मध्यकाल में निर्मित दिल्ली के 7 शहरों में प्रथम था। अजमेर के निकट कुतुबुद्दीन ऐबक ने चौहान सम्राट बिहंगराज चतुर्थ के द्वारा बनवाए गए संस्कृत विद्यालय को तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाई, जो कि 1200 ईस्वी में पूर्ण होगी। ठीक है, इस इमारत पर संस्कृत नाटक हरकेली के कुछ अंकित हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बिहंगराज चतुर्थ द्वारा बनाए गए जो संस्कृत का विश्वविद्यालय था उसको तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाया गया। ऐबक की सबसे बड़ी जो सफलता यह थी कि उसने गजनी से संबंध विच्छेद कर भारत को उसके प्रभाव से मुक्त किया। जो इसका सबसे बड़ी सफलता माना जाता है कि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसने गजनी से अपना संबंध विच्छेद कर लिया था और भारत को उसके प्रभाव से मुक्त किया। ठीक है, वजीर पद का प्रचलन ऐबक के काल में प्रारंभ हुआ और इसका जो पहला वजीर रहेगा फखरे मुदब्बिर ऐबक का पहला वजीर रहेगा। ठीक है, फखरे मुदब्बिर भारत के प्रथम मुस्लिम राजनीतिक विचारक भी थे। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान, जो कि आजकल का पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण मृत्यु हो गई और वहीं पर इसको लाहौर में दफना दिया गया। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद 1210 में आराम शाह गद्दी पर बैठेगा और 1211 में ही जूत के मैदान में इल्तुतमिश आराम शाह एवं उसके विद्रोहियों को परास्त कर सुल्तान बन गया। ये लगभग 8 माह तक ही शासन रहेगा। सर्वप्रथम डॉक्टर अर्नोल्ड ने यह मत प्रकट किया कि इल्तुतमिश दिल्ली के सिंहासन का अपहरण करता था। जो डॉक्टर अर्नोल्ड थे इनका मानना था कि जो मतलब ये इल्तुतमिश था ये सिंहासन को अपहरण करता था, मतलब जो दिल्ली के सिंहासन का अपहरण करता था। उसके पीछे इनका कहना ये था कि जो मतलब इल्तुतमिश है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद है और जो सिंहासन पर जो पहला अधिकार होगा वो पिता के मतलब पुत्र का होना चाहिए। तो इस प्रकार से इनका कहना ये था कि जो इल्तुतमिश है ये सिंहासन का अपहरण करता। हालांकि जो समकालीन इतिहासकार थे उनका मानना था कि उस समय ऐसी कोई प्रथा नहीं थी, मतलब तुर्कों में ऐसी कोई प्रथा नहीं थी कि जिससे उसका बेटा ही राजा बनेगा। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद जब आराम शाह की जब मृत्यु हो जाएगी, मतलब उसको परास्त करके उसकी हत्या कर दी जाएगी, उसके बाद इल्तुतमिश राजा बनेगा। 1211 से 1236 तक इसका शासन रहेगा और इसकी जो राजधानी रहेगी दिल्ली रहेगी। इससे पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी रहती थी वो लाहौर रहेगी। तो ये इल्तुतमिश जो रहेगा वो लाहौर से पूरी तरीके से दिल्ली को अपनी राजधानी बनाएगा और दिल्ली से आकर यहाँ पर शासन करेगा। इसकी कुछ उपाधियां रहती, जैसे इसको सुल्तान ए सईदी यानी भाग्यशाली सुल्तान मिनहाज ने कहा, सुल्तान ए आजम, ठीक है, नासिर आमिर उल मोमिन, यह उपाधि जो खलीफा के द्वारा दी गई थी कब 1229 में। ठीक है, गुलामों का गुलाम इसको कहा जाता है क्योंकि ये जो इल्तुतमिश था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसलिए इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। मकबरों का पितामह इसको कहा जाता है क्योंकि इसका जो बेटा नसीरुद्दीन महमूद रहेगा, जब उसकी मृत्यु हो जाएगी, मतलब मंगोल आक्रमण में उसकी जब मृत्यु हो जाएगी तो उसी का जब मकबरा बनवाएगा, जो सबसे पहला दिल्ली सल्तनत में कोई राजा मकबरा बनवाता है तो वो यही रहता है इल्तुतमिश, इसलिए इसे मकबरों का पितामह भी कहा जाता है। इल्तुतमिश जो था वो इल्बरी तुर्क था और इसका जो वंश रहेगा इल्बरी वंश की स्थापना करेगा। ठीक है, प्रथम इल्बरी शासक इल्तुतमिश को ही माना जाता है। मलिक शमसुद्दीन इल्तुतमिश ऐबक का दामाद था, ना कि उसका वंशज था। तो ये बात हम आपको पहले बता चुके हैं, जो इल्तुतमिश था वो ऐबक का दामाद था, ना कि उसका वंशज था। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का सूबेदार था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है तो इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार रहता है। ऐबक ने इल्तुतमिश को बदायूं का इख्तियार बनाया था। ऐबक ने इल्तुतमिश को सरे जानदार यानी अंगरक्षकों का प्रधान का पद दिया था। इल्तुतमिश के विरोधियों में ताजुद्दीन यलदौज गजनी का सुल्तान था, नसीरुद्दीन कुबाचा सिंध और मुल्तान का गवर्नर था, अली मर्दान बंगाल व बिहार का गवर्नर था, जो कि इसके प्रमुख विरोधी थे। जनवरी 1216 में तराइन के तीसरे युद्ध में इल्तुतमिश ने ताजुद्दीन यलदौज को पराजित कर बंदी बना लिया और बदायूं के दुर्ग में उसका वध करवा दिया। बदायूं में ही यलदौज की कब्र, जो इसके विरोधी रहते हैं, जब इल्तुतमिश राजा बनता है तो सबसे पहले क्या करता है वो अपने विरोधियों को सोचता, सबसे पहले जब तक हम इन विरोधियों को खत्म नहीं करेंगे तब तक हम आसानी से शासन नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले जो ताजुद्दीन यलदौज को पराजित करेगा तराइन के तीसरे युद्ध में। उसके बाद जो बदायूं में यलदौज की, वहीं बदायूं में इसकी यलदौज की कब्र हुई है। ठीक है, इल्तुतमिश ने नसीरुद्दीन कुबाचा को 1227-28 में पराजित कर मुल्तान व सिंध को जीत लिया।
कुबाचा सिंध नदी में डूबकर मर जाएगा। सिंध अभियान में ही मिनहाज सिराज को इल्तुतमिश मिला था। जो सिंध अभियान करता उसी में इसको मिनहाजुल सिराज मिलेगा। ठीक है, कुतुबी एवं मुइजी सरदारों के विरोध के कारण इल्तुतमिश ने अपने 40 वफादार तुर्क गुलामों का समूह तैयार किया, जिसे बर्नी ने चालीसा या तुर्कान चहलगामी कहा। जो तुर्कान चहलगामी, इसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलेगा? इसामी की एक पुस्तक है फुतुहात उस सलातिन। तो ये अक्सर पूछ लिया जाता है, तुर्कान चहलगामी का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो फुतुहात सलातिन। ये पुस्तक किसकी रहेगी? इसामी की रहेगी। ठीक है, 1229 ईस्वी में उसने बगदाद के अब्बासी खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह मंसूर ने धार्मिक एवं राजनीतिक मान्यता का अधिकार पत्र प्राप्त किया। वह उसके नाम के सिक्के चलाए, जिससे दिल्ली सल्तनत का औपचारिक मान्यता प्राप्त हुई। उसे हिंदुस्तान के सुल्तान एवं नासिर उल मोमिन की उपाधि प्रदान की गई। तो इससे पहले जो राजा बने कुतुबुद्दीन ऐबक या आराम शाह, उन्हें मतलब जो खलीफा के द्वारा कोई भी राजा नियुक्त नहीं किया गया था, जिस कारण उनको वैधानिक रूप से सुल्तान नहीं माना जाता है। तो 1229 में जो अब्बासी खलीफा रहेगा मुंतसिर उल बिल्लाह, वो जो इल्तुतमिश रहेगा उसको वैधानिक रूप से सुल्तान स्वीकार करेगा और उसको एक उपाधि देगा, नासिर उल मोमिन की उपाधि प्रदान करेगा। ठीक है, तबकाते नसीरी में इसका वर्णन करते हुए मिनहाजुल सिराज कहता है कि इस्लाम की राजधानी बगदाद से भेजे गए वस्त्र, आभूषण और उपहार को सुल्तान, उसके पुत्र, अमीरों आदि ने ग्रहण किया। अतः इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक और संप्रभुता संपन्न सुल्तान था। तो ये इसीलिए इसको दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक और संप्रभुता सुल्तान माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब इसके समय में मंगोलों की भी समस्या उत्पन्न होगी, तो सर्वप्रथम इल्तुतमिश के समय में ही 1221 ईस्वी में मंगोल तेमचिन यानी चंगेज खान, इसका जो मूल नाम रहता है ये तेमचिन रहेगा, इसका मूल नाम है। ये अक्सर पूछ लिया जाता है चंगेज खान का मूल नाम क्या था, तो तेमचिन आप लोग याद रखिएगा। सिंधु नदी के तट पर आया। जो 1221 में जो चंगेज खान रहेगा वो सिंधु नदी के तट पर आएगा और 3 माह तक सिंधु नदी के आसपास मंडराता रहेगा। चंगेज खान स्वयं को खुदा का कहर कहता था और ये बहुत गर्व महसूस करता था, अपने आप को खुदा का कहर कहता था और बहुत गर्व महसूस करता। दरअसल इसी समय चंगेज खान ने ख्वारिज्म के ऊपर आक्रमण किया। ख्वारिज्म शाह कैस्पियन सागर के तट पर भागकर गया। वहीं उसका जो पुत्र था जलालुद्दीन मांगबरनी भागकर भारत पहुंचा। इसने इल्तुतमिश के पास शरण मांगने के लिए अपने दूत अलाइन मुल्क को भेजा। इधर चंगेज खान उसका पीछा करते हुए सिंधु नदी के तट पर आके रुका। इल्तुतमिश ने दूरदर्शिता से काम लेते हुए जलालुद्दीन के दूत का वध करवा दिया। मतलब ये जो चंगेज खान रहता है, ख्वारिज्म के जो राजा रहते हैं उन पर अटैक करता है और वो भागकर कैस्पियन सागर के तट पर भाग गया। और उसका जो बेटा रहता है जलालुद्दीन मांगबरनी, ये भागकर भारत आता है और इल्तुतमिश से मदद मांग ले अपना दूत भेजेगा। क्योंकि चंगेज खान इसका पीछा करते हुए सिंधु नदी तट तक आ गया था, तो इल्तुतमिश क्या करता है, अपनी दूरदर्शिता से काम लेते हुए जलालुद्दीन के दूत का वध करा दिया, मतलब उसके दूत का मरवा देगा और नम्रता पूर्वक कहलवा भेजेगा कि दिल्ली की जो जलवायु है आपके अनुकूल नहीं है। चंगेज खान वापस चला गया। इस प्रकार अपने सूझबूझ से इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को मंगोलों के हमलों से बचा लिया। ऐसा कहा जाता था कि जो मंगोल लोग हैं वो बहुत ही मतलब खतरनाक लोग होते हैं और बहुत बुरी तरीके से जब भी अटैक करते हैं तो लूटते हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा आतंक मचाते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से ये जब उसके जो जलालुद्दीन मांगबरनी का जो दूत रहेगा उसकी हत्या करवाकर ये एक प्रकार से मंगोल आक्रमण से दिल्ली को बचा लेगा। ठीक है, आगे चलकर इल्तुतमिश के कुछ प्रमुख अभियान को हम देखेंगे। इल्तुतमिश ने 1226 ईस्वी में रणथंभौर को जीता। 1227 में शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित मंडावर की विजय हुई। 1232 ईस्वी में ग्वालियर की पुनः विजय परिहार शासक मंगल देव को पराजित कर किया गया। इसके पश्चात इल्तुतमिश ने मालवा को लूटा और उज्जैन के महाकाल मंदिर को भी ध्वस्त किया। यहीं के प्रसिद्ध शासक विक्रमादित्य की मूर्ति को दिल्ली ले गया। इल्तुतमिश ने सिंधु एवं पंजाब में 12 समसामयिक महत्व के दुर्गों को जीतकर मकरान तक अपनी सत्ता को स्थापित किया। मतलब ये शिवालिक पहाड़ियाँ और ग्वालियर को जीतकर उसके बाद ये मालवा में अटैक करेगा और वहाँ के उज्जैन मंदिर को ध्वस्त करेगा और वहाँ का जो शासक रहेगा विक्रमादित्य की जो मूर्ति रहेगा उसको दिल्ली ले जाएगा। ठीक है,
आगे ये मकरान तक अपनी सत्ता को स्थापित करेगा। इल्तुतमिश का जो अंतिम अभियान रहेगा 1236 ईस्वी में, इल्तुतमिश का अंतिम अभियान रहेगा जो कि उत्तर पश्चिमी बामियान पर रहेगा। बामियान के जो शासक सैफुद्दीन हसन रहता, इस पर आक्रमण करते हुए इल्तुतमिश जा रहा होता है, तभी रास्ते में इसका तबियत खराब हो जाता, मतलब ये बीमार पड़ेगा और वापस दिल्ली लौट कर आएगा, किंतु 29 अप्रैल 1236 को उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो इल्तुतमिश की 1236 में मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद इल्तुतमिश के जो सबसे बड़े बेटे नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु मंगोल से लड़ते हुए 1229 में ईस्वी में हो जाएगी। ये जो इल्तुतमिश का जो बड़ा बेटा रहता है नसीरुद्दीन महमूद, मंगोलों के आक्रमण में 1229 में ये मारा जाएगा। उसी की स्मृति में इल्तुतमिश ने मदरसा नसीरी का निर्माण कराएगा, जिसका जो शिक्षक है मिनहाजुल सिराज जो रहेगा उसको मदरसा का शिक्षक नियुक्त करेगा। ठीक है, ये जो मदरसा नसीरी है इसका निर्माण दिल्ली में कराया जाएगा। ठीक है, इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली विकसित की, और एकता प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? गोरी ने किया था। ठीक है, और एक संस्था का रूप, मतलब जो इसका विस्तार करेगा वो इल्तुतमिश करेगा। एकता स्थानांतरण होगी, भूभाग राजस्व अधिन्यास जो नगद वेतन के बदले जाते हैं। एक प्रकार से जो मतलब सैनिकों को वेतन के बदले दिया जाता था, जमीन का टुकड़ा होता था उसे दिया जाता था, ताकि मतलब वो उस पर जो भी टैक्स वगैरह होगा वो उस पर उनका अधिकार होगा। ठीक है, एकता वंशानुगत नहीं था। इल्तुतमिश ने मुद्रा व्यवस्था में भी सुधार किया। वह पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की। मतलब इल्तुतमिश ऐसा पहला शासक था जो शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे, और इन्होंने अपने सिक्कों पर टकसाल के नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका चलाया था जो कि 175 का ग्रेन का था, एवं तांबे का जो था वो जीतल भी प्रारंभ इल्तुतमिश ने ही किया था। अवध में पृथु के विद्रोह का दमन एवं ग्वालियर के मंगल देव को भी इल्तुतमिश ने पराजित किया था। ठीक है, इल्तुतमिश के प्रशासनिक सुधार। इल्तुतमिश प्रथम सुल्तान था जिसने दोआब की आर्थिक क्षमता को समझा। सल्तनत कालीन प्रशासकीय संरचनाओं की नींव डालने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। फारसी राजतंत्री परंपराओं को ग्रहण कर उसको भारतीय वातावरण में समन्वित करने वाला जो पहला सुल्तान था वो इल्तुतमिश ही था। ठीक है, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने सुल्तान की केंद्रीय सेना हस्न एक कल्ब का निर्माण किया। नेल्सन राइट के अनुसार इल्तुतमिश एक महान मुद्रा विशेषज्ञ था। नेल्सन राइट का अनुसार इल्तुतमिश एक महान मुद्रा विशेषज्ञ था। यह वह पहला सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए, जिसमें चांदी का जो टंका रहेगा 175 ग्राम, तांबे का जीतल प्रमुख रहेगा। इल्तुतमिश ने नागौर जो कि राजस्थान में पड़ेगा में अतार्किन का दरवाजा बनवाया। ठीक है, इल्तुतमिश की न्यायप्रियता के विषय में इब्न बतूता लिखता है कि उसके महल के सामने सम्मुख संगमरमर के 2 शेर बनवाया था जिसकी गर्दन में घंटियां बंधी हुई थी। कोई भी व्यक्ति घंटी बजाकर सुल्तान से न्याय मांग सकता था। तो इल्तुतमिश की न्यायप्रियता के विषय में इब्न बतूता लिखता है वो अपने महल के सामने एक शेर बनवाएगा, उसके शेर के जो गर्दन में 2 घंटियां बंधी रहेंगी। कोई भी व्यक्ति अगर घंटी बजाकर सुल्तान से न्याय मांग सकता था। मदरसा ए मुइज्जी का निर्माण भी इल्तुतमिश ने दिल्ली में बदायूं में करवाया था। ठीक है, इल्तुतमिश ने कहा भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं। तो ये स्टेटमेंट अक्सर पूछ लिया जाता है कि ये कथन किसका है कि भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आप इसको जैसे भी चाहें याद कर लीजिए, अक्सर कभी कभार पूछ लिया जाता है। इल्तुतमिश अधिराजत्व में विश्वास करता था, ना कि संप्रभुता में। इल्तुतमिश अपने दरबारी पदाधिकारियों के सामने गद्दी पर बैठने से हिचकिचाता था। जलालुद्दीन खिलजी भी गद्दी पर बैठने से हिचकिचाता था। आरपी त्रिपाठी ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज का वास्तविक संस्थापक माना है। जो आरपी त्रिपाठी थे, इल्तुतमिश को जो भारत में मुस्लिम राज का वास्तविक संस्थापक माना, वही ईश्वरी प्रसाद जो थे, इल्तुतमिश को भारत में गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना है। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुना और ग्वालियर के विजय के बाद चांदी के टंकों पर रजिया का नाम भी अंकित करवाया था। ठीक है, अमीरों ने इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठाया। इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद को वंशानुगत किया था। इससे पहले जो सुल्तान रहते थे वो उनका जो पद था वंशानुगत नहीं था। इल्तुतमिश क्या करेगा, सुल्तान के पद को वंशानुगत कर देगा।
रुकनुद्दीन के समय वास्तविक सत्ता उसकी मां शाह तुर्कान के हाथों में थी। लोगों ने रुकनुद्दीन को अपदस्थ कर रजिया को सुल्तान बनाया। रजिया ने शुक्रवार को नमाज के समय लाल वस्त्र, न्याय का प्रतीक जो था उस समय, पहनकर लोगों के सामने शाह तुर्कान के विरुद्ध मदद मांगी। लोगों ने रुकनुद्दीन को अपदस्थ कर रजिया को सुल्तान बनाया। रुकनुद्दीन जो था मात्र 7 माह तक शासक रहा। इल्तुतमिश के समय न्याय चाहने वाले व्यक्तियों को लाल वस्त्र पहनने होते थे। मतलब इल्तुतमिश के समय अगर कोई व्यक्ति न्याय चाहता है तो उसे लाल वस्त्र पहनना होता था। तो वही लाल वस्त्र पहनकर जब ये लोगों के सामने न्याय मांगेगी, मतलब तो लोग इसको रुकनुद्दीन को अपदस्थ करके रजिया को सुल्तान बना देंगे। रजिया के मामले में पहली बार दिल्ली की जनता ने उत्तराधिकारी के प्रश्न को स्वयं निर्धारण किया था। ये जो रजिया थी, इसको पहली बार दिल्ली की जो जनता थी, इसने इसको मतलब उत्तराधिकार के प्रश्न पर स्वयं निर्णय लिया था और रजिया को सुल्तान बनाएंगे। ठीक है। इल्तुतमिश के दरबार में नसीरुद्दीन मोहम्मद औफी ने जवामी उल हिकायत की रचना की। इस पुस्तक में सर्वप्रथम चुंबकीय कंपास का उल्लेख मिलता है। तो आप इसको याद रखिएगा या फिर इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। जो मोहम्मद औफी की पुस्तक है जवामी उल हिमाकत, इसकी जो रचना थी, इस पुस्तक में ही सर्वप्रथम चुंबकीय कंपास का उल्लेख मिलता है। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद चालीसा दल सुल्तान निर्माता यानी किंग मेकर की भूमिका में आ जाएगा। और मिनहाज बताता है कि वो एक दूसरे से कहते थे कि मैं और अन्य कोई नहीं, आप क्या हैं जो मैं नहीं हूँ, और आप क्या नहीं थे जो मैं नहीं रहा। तो ये स्टेटमेंट अक्सर पूछ लिया जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है चालीसा दल से रिलेटेड है, जो इल्तुतमिश गठन करेगा चालीसा, मतलब चालीसा दल का, उसी से रिलेटेड था। मैं और अन्य कोई नहीं, आप क्या हैं जो मैं नहीं हूँ, और आप क्या नहीं थे जो मैं नहीं रहा। तो आज के लेक्चर के हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा और वहाँ से एग्जाम हंटर ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसमें आपको क्लास नोट्स जो भी होगा और जो कुछ टेस्ट अवेलेबल होंगे, आप टेस्ट जाके दे सकते हैं और नोट्स वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। इसके आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।